हैं कि हमें पता है एक कंप्रेशन और उससे अगले कंप्रेशन तक के फासले को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब इस सोर्स ने एक वेव पैदा की, उसके बाद फिर एक वेव पैदा की, तो जो फर्ज कर लें कि जब इसने दूसरी वेव पैदा की तो पहली वेव का कंप्रेशन यहां पहुंच गया। जो साउंड वेव्स हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ऐसा ही है ना कि कंप्रेशन आगे आगे मूव करता है, उसके पीछे पीछे रेयरफैक्शन मूव करता है। तो फर्ज कर लें कि जब कंप्रेशन यहां पहुंचा है सपोज, तो दूसरी वेव यहां पैदा होगी, उसका कंप्रेशन पैदा हो गया फर्ज कर। तो इसका मतलब ये हुआ उसके बाद तीसरी वेव पैदा होगी। इसका मतलब है पहली वेव का कंप्रेशन जब यहां पहुंचा है तो दूसरी वेव का कंप्रेशन यहां आ जाएगा, तो तीसरी वेव यहां पैदा होगी। क्लियर होगी बात? तो इन दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं। अब जरा गौर करो, अगर तो ये सोर्स अपनी जगह पर खड़ा हो और ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा हो और वो वेव्स पैदा करी जा रहा है, तो लेट्स से कि जब पहली वेव का कंप्रेशन यहां पहुंचेगा तो यहां से एक दूसरी वेव पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंप्रेशन तो जब यहां पहुंचा तो उसके बाद अगर यहां पर सोर्स अपनी जगह पर खड़ा है तो दूसरी वेव पैदा हो, तो इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। लेकिन अगर क्या हो कि सोर्स वेव्स पैदा करी जा रहा है लेकिन साथ ही आगे की तरफ मूव करना शुरू कर, तो फिर क्या होगा कि जब ये अगर तो सोर्स यहां स्टेशनरी है, तवज्जो करनी, अगर तो सोर्स यहां स्टेशनरी है तो फिर जब दूसरी वेव पैदा होगी तो कंप्रेशन कहां पहुंच जाएगा? यहां। लेकिन अगर साथ साथ सोर्स भी मूव कर रहा हो तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब है यहां पर जो कंप्रेशन पैदा होना था वो थोड़ी दूर जाकर यहां पर पैदा हो गया, बोलते नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सोर्स अगर यहां पर ही रहकर कंप्रेशन पैदा करता तो फिर इन दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये रहता ना, ऐसा ही है ना। लेकिन क्या हुआ कि उसने वेव तो उसी फ्रीक्वेंसी से पैदा की है लेकिन साथ वो मूव भी कर रहा है, तो इसका मतलब है फिर दो कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया। अब बात समझ में आई है कि नहीं आई? दोबारा देखें इसको, जरा से तसल्ली समझनी। फर्ज करें लेकिन एक वेव पैदा हुई, जब ये वेव यहां पहुंची, लेट्स से किसका कंप्रेशन यहां आ गया, तो ये दूसरी वेव मेरे ऐसे मुंह से निकल पड़ी। क्लियर? अब इस वेव और इसके दरमियान जो दो कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस क्या रहता है? लैम्डा। अगर यहां पर देखे ना सोर्स अपनी जगह पर रहकर वेव्स पैदा करी जा रहे हैं तो फिर इन दो कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा। लेकिन अब क्या हो, ये तब है जब सोर्स अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन अगर वो आगे मूव करता हुआ, ये देखो अगर मैं यहां पर खड़े होकर एक वेव पैदा कर रहा हूं, जब कंप्रेशन यहां पहुंचा तो अगला कंप्रेशन शुरू हो गया, तो ये ऐसे कंप्रेशन मूव कर गया, समझ गए? लेकिन अगर मैं क्या कहूं ऐसे मूव करते हुए, तो फिर दो कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस कम ना हो गया। तो जब दो कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब है वेवलेंथ कम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर वो यहां पर खड़ा होकर वेव पैदा कर रहा है तो दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा है, लेकिन अगर वो आगे जाते हुए कंप्रेशन पैदा करे या वेव पैदा करे तो दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस या वेवलेंथ कम हो गई है। लेकिन अगर वो पीछे की तरफ जाते हुए पैदा करे तो इसका मतलब है दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन ऑब्जर्वर, then wavelength of the waves decreases, and if it is moving away from the station जगह पर है, लेट्स से वेव्स ने कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया? v। लेकिन जब सोर्स यहां मूव कर आएगा, जब सोर्स यहां मूव कर आएगा किस वेलोसिटी से? vs वेलोसिटी से, तो अब बाकी डिस्टेंस ये वाला कितना रह गया? v माइनस vs। तो अब क्या होगा
लैम्डा डैश क्या आएगा व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये जरा गौर करें, व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। समझ आ गई बात? ये रिसीव की 1 2 ये ले, ठीक है, इसमें 1 2 और 3, लेकिन 3 वेव्स इसने रिसीव की है। अगर यहां पर भी 3 वेव्स ही रिसीव करे 1 2 3, तो ये देखिए वेवलेंथ कम होगी कि बढ़ गई? कम होगी। एफ वेव्स रिसीव कर रहे हैं, 3 वेव्स रिसीव, डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय 3 वेव्स कितना है? डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय एफ वेव्स कितना है? डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय, इस फार्मूले से जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर लैम्डा किसके बराबर आ गया? v ओवर f। द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय f वेव्स इज v। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय f वेव्स कितना रह गया? v माइनस vs। सो डिस्टेंस occupied by f waves, distance occupied by f waves किसके बराबर आ गया जी? v minus vs। now the apparent frequency will be, ये तो apparent wavelength होगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसी तरह से when source is moving away from the stationary observer तो क्या होगा? then the wavelength of the waves increases। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। सो द अपरेंट वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर आ गई? v डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय द f वेव्स इज v प्लस vs करनी है। ये हमने ये पिछले जो 4 फार्मूले हैं इनको यूज करना है, इनको यूज करके हम ये वाले फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो पहला केस क्या है? व्हेन बोथ आर मूविंग, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, पक्की बात है, क्लियर है। तो अब ये फर्ज करें, इसका फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे? उसके लिए हम ऐसे करेंगे, फर्ज कर लें एक वक्त में इन ये जो 4 फार्मूले हमने लिखे हैं उनमें से एक को एक वक्त में एक लगाएंगे। ये देखो, फर्ज कर लें द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इफ वी अज्यूम सोर्स इज एट रेस्ट। तो अगर फर्ज कर लें कि ये रेस्ट में, अज्यूम कर लें ये रेस्ट में एफ ए से, the apparent frequency of wave if we assume source is at rest, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो वो फर्ज कर ले कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है? एफ ए। अब सोर्स भी उसकी तरफ मूव कर रहा है तो फिर वो क्रॉस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। एफ डैश इज इक्वल टू व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्या बनेगा बताओ? वी ओवर आ रहा है तो ये पहले क्या ऑब्जर्व कर रहा है? एफ ए। तो फिर क्या होगा? एफ तो तब होता है जब ये स्टेशनरी है, अब चूंकि ये भी आ रहा है तो ये पहले क्या ऑब्जर्व कर रहा है? एफ ए। तो फिर क्या होगा? एंड एज द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द, सोर्स इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा जी? एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ ए। एफ ए कब है? क्योंकि सोर्स भी ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, अगर वो रेस्ट में होता तो फिर हम यहाँ एफ ई लगा देते। क्लियर? अब एफ ए की वैल्यू ये वाली इसमें पुट करें, ये वी वी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वी वी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा? वी प्लस वी ओ ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। क्लियर बात? कोई मसला तो नहीं? अब इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो वो फिर क्या आ जाएगी बताओ? ये तो उसने हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस स्टेशनरी सोर्स, तो क्या आया ये? तो अब अगर सोर्स भी उससे अवे जा रहा है तो फिर क्या आएगा बताओ? एफ डैश इज इक्वल टू वी, जब वो अवे मूव कर रहा है तो क्या फार्मूला है? वी ओवर वी प्लस वी एस, ठीक है, इनटू एफ। एफ की बजाय अब हम क्या लगाएंगे? एफ ए। तो एफ ए की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, जब एफ ए की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे v माइनस वी ओ ओवर v
इंटू एफ, तो ये इससे कैंसिल होके हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ ओवर, हमेशा ऑफिसर ऊपर होता है, ऑफिसर ऊपर सर्वेंट नीचे, सर्वेंट नीचे, इसका मतलब है वीओ ऊपर वीएस नीचे, ये पहली बात। उसके बाद सोर्स एफ क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स जो सोर्स से निकल रही हैं, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ये का रिलेटिव मोशन होगी, दिस इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, कोई मसला तो नहीं है। ये वेव की स्पीड है, इसको आपने हमेशा लेना है पॉजिटिव, इसको आपने क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव। अब वीओ एंड वीएस ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसको रेफरेंस ले लेते हैं। तीसरा, वीओ और वीएस ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कब, जब वेव्स की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर वेव्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, वेव्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा